हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में आनुवंशिकी के पार्ट से मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आप लोग को इस वीडियो में मेंडल के द्वारा किया गया पहला प्रयोग, जिसको हम एकल संकर संकरण प्रयोग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और यह आप लोग का वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 बनेगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेंडल का प्रयोग। मेंडल ने मैं बताया था 2 प्रयोग किए थे, ठीक है। मेंडल ने पहला प्रयोग किया था अपना एकल संकर संकरण प्रयोग, ठीक है, और दूसरा प्रयोग किया था द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो उसने एकल संकर संकरण प्रयोग से कुछ नियम दिए थे। उसने एकल संकर संकरण प्रयोग से 2 नियम दिए थे, एक पृथक्करण का नियम और एक प्रभाविता का नियम, ठीक है। और द्विसंकर संकरण प्रयोग से उसने स्वतंत्र अव्यूहन का नियम दिया था, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे मेंडल का एकल संकर संकरण प्रयोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि एकल संकर संकरण क्या होता है, ठीक। जब किसी जीव के केवल एक ही लक्षण को आधार मानकर उसके बीच संकरण कराया जाता है, तो उसे कहते हैं एकल संकर संकरण प्रयोग, ठीक है। तो इसमें मेंडल ने किया क्या, इसमें मेंडल ने जो लक्षण यूज किया, एक लक्षण को काम में लिया, ठीक है। और जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक लक्षण काम में लेते हैं, लंबाई का लक्षण, ठीक है, लंबाई का लक्षण, ठीक। या यहाँ पे जो विपर्यासी लक्षण हम लेंगे वो क्या होगा, लंबाई का होगा, विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण। तो वो विपर्यासी लक्षण कौन सा ले रहे हैं हम, लंबाई का, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, अपने पहले प्रयोग में एक विपर्यासी लक्षण को आधार मानकर प्रयोग किया था, ठीक। तो लंबाई में देखिए क्या हो सकता है, लंबाई में पौधा लंबा हो सकता है और पौधा कैसा हो सकता है, पौधा बौना हो सकता है, ठीक है। पौधा लंबा हो सकता है, पौधा बौना हो सकता है। उसने क्या किया, मेंडल ने अपने एकल संकर संकरण प्रयोग में 2 मटर के पौधे लिए, ठीक है। वो 2 मटर के पौधे में एक मटर का पौधा लंबा था और एक मटर का पौधा बौना था, ठीक है। उन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है, स्वपरागण नहीं पर परागण कराया। तो एक कैसे कराया होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो लंबा वाला पौधा था, देखिए यहाँ पे लंबा पौधा जो होगा, लंबा पौधा, और एक उसने कैसा पौधा लिया था, बौना पौधा, ठीक है, बौना पौधा। तो आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि मेंडल ने ये जो लंबा वाला पौधा लिया था, देखिए इस वाले पौधे में भी कुछ यहाँ पे पुष्प होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं एक पुष्प यहाँ पर है, ठीक। ऐसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बौना वाला भी पौधा था, इसमें भी 2 पुष्प होंगे, ठीक है, इसमें भी 2 पुष्प, ठीक है। यहाँ पे 2 पुष्प इसलिए ले रहे हैं, एक नर वाला ले रहे हैं और एक मादा वाला। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, यहाँ देखिए ये नर होगा, ठीक। अगर ये नर होगा तो ये क्या लेंगे, मादा लेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक नर वाला भाग होगा और एक मादा वाला भाग होगा। यानी हर एक पेड़ में, मटर के हर पौधे में क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा स्थिति रहा होगा, ठीक। तो वहां पे उसने क्या किया कि एक पौधे का नर भाग लिया और दूसरे पौधे का मादा भाग लिया, ठीक है। चाहे अगर इसका नर लेंगे, लंबे पौधे का अगर नर लेंगे तो इसका मादा लेना पड़ेगा, अगर इसका मादा लेंगे तो इसका नर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा ही होगा। अगर यहाँ से मादा मान के चले, अगर इसको हम यहाँ पे लिख दे मादा, अगर यहाँ लंबा पौधा का सिर्फ मादा वाला भाग यूज करें तो फिर हमको बौना पौधे का नर वाला भाग यूज करना होगा। अगर हम यहाँ लंबे पौधे का नर भाग यूज करें तो फिर बौने पौधे का हमको मादा भाग यूज करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तभी नई संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लंबा पौधा और बौना पौधा लिखेंगे। हम लंबे पौधे को मान लेंगे कि ये जो लंबा पौधा है ये नर वाला है, ठीक है, यानी लंबे पौधे का नर भाग और बौने पौधे का मादा भाग लिया, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, मटर के 2 पौधे लिए, ठीक है। एक पौधा लंबा था और एक पौधा बौना था, ठीक है।
हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लंबा का उसने नर भाग लिया और बहुना का मादा भाग लिया, ऐसा भी हो सकता है। आप यहाँ पे मादा और यहाँ का नर भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे लंबाई को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं वो प्रभावी, मतलब कि लंबाई को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, कैपिटल टी होते हैं, क्योंकि पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो जीन होगा वो इस स्थिति में होगा, और यहाँ वाला जो जीन होगा वो क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरह से जीन थे। अब यहाँ पर क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। यानी ये नर भागा का, ये जो लंबा पौधा है इसका नर भाग का है ये, ठीक है, नर भाग की कोशिका है, और ये मादा भाग की कोशिका है। अब ये कोशिकाएं क्या है, विभाजित होंगी, ठीक है ना। ये जनन कोशिकाएं ये विभाजित होंगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो विभाजन के लिए क्या होते हैं, ये दोनों क्या होंगे, आधे आधे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक टी यहाँ पे चला आएगा और एक टी चला आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी दोनों क्या होंगे, अलग अलग बढ़ जाएंगे। एक टी यहाँ चला जाएगा और एक टी यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। ये देखिए क्या था, ये जनक है, क्योंकि इन्हीं से हम संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, जनक, ठीक है ना। ये जनन कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाओं से युग्मक का निर्माण होता है। तो देखिए युग्मक का निर्माण हो गया। युग्मक बनाना आप लोग सीख लीजिए, युग्मक ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, युग्मक हो गए, ये हो गए युग्मक, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये भी जनक है ना। ये सारे क्या है, युग्मक है। कितने युग्मक बने, 4 युग्मक बने, 2 नर वाले से बने और 2 मादा वाले से, ठीक है। अब युग्मक आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, यानी युग्मक आपस में मिलेंगे तभी निषेचन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो इसको सेल्फिंग कहते हैं, युग्मकों का आपस में मिलना सेल्फिंग कहलाता है। तो अब जब यहाँ पे क्या हुआ, मेंडल ने किया क्या, यहाँ पे इनको ये मिलाएगा कैसे, देखिए यहाँ पे एक बार ऐसा भी हो सकता है कि ये युग्मक इसके साथ चला जाए सेल्फिंग करके, ठीक है, या ये इसके साथ जा सकता है। 2 स्थिति बनी, पहली स्थिति ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जा सकता है, दूसरी स्थिति बनी कि ये कैपिटल इस स्मॉल के साथ जा सकता है। 2 स्थितियां इसके लिए हुई, और ठीक उसी तरह से 2 स्थितियां इसके लिए भी होंगी। हो सकता है ये एक बार इसके साथ जा सकता है या इसके साथ जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से 4 स्थितियां बन रही हैं, चारों बनाएंगे। तो देखिए एक बार हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस, ठीक है, ये इसके साथ चला जाएगा और युग्मनज बना लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल, ठीक। या ऐसा हो सकता है कि ये जो है एक बार ये इसके साथ जा सकता है ना, ये भी तो इसके साथ जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी, ठीक है। अब ये एक बार दोनों इसके साथ भी तो जा सकते हैं, यानी ऐसा भी तो हो सकता है, इस तरह से ये इसके साथ जा सकता है। तो ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। और ये भी तो इसके साथ जा सकता है, तो ये जाएगा इसके साथ, तब भी क्या बनेगा, कैपिटल टी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे हमको युग्मनज मिले हैं। अब इन्हीं युग्मनज से क्या होगा, जीव का निर्माण होगा। इन्हीं युग्मनज से हमको क्या मिलेगा, नया पौधा मिलेगा, और उस नया पौधे से बीज। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, एक क्या है, संतान। संतानें ऐसे ही होंगी, संतानों के अंदर इसी प्रकार के जीनों की व्यवस्था होगी। तो इनको हम मान लेते हैं F1 पीढ़ी, ठीक है ना, F1 पीढ़ी। इनको F1 पीढ़ी क्यों माना गया, क्योंकि F1 पीढ़ी होती क्या है, जब जनक के बीच क्रॉस होता है, जनक के बीच संकरण के द्वारा जो प्रथम संतान उत्पन्न होती है उसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी F1 पीढ़ी हो गई। अब देखिए है F1 पीढ़ी में मेंडल ने देखा कि ये सारे के सारे पौधे लंबे थे। F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि जो कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी लक्षण है, ठीक है, और स्मॉल टी है जो वो अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पे जो लक्षण दिखाई देंगे वो कैपिटल टी के ही लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो मेंडल ने ऐसा अध्ययन किया, मेंडल ने सोचा
कि कैपिटल टी का लक्षण तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्मॉल टी का लक्षण यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देंगे सभी पौधे। कभी कभी पूछता है कि F1 पीढ़ी के पौधे कैसे थे, तो सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। सभी पौधे लंबे थे, लेकिन याद रखना शुद्ध लंबे नहीं थे। कैसे थे, संकर लंबे। सभी पौधे कैसे थे, संकर लंबे। ठीक है, तो मेंडल ने एक बार तो क्रॉस कराया, फिर एक बार क्या किया, ये जो F1 पीढ़ी से प्राप्त संतान थी, F1 पीढ़ी से प्राप्त मटर का जो बीज था, उसको उसने ऐसे फिर से बो दिया खेत में। ठीक है, और बोने के बाद उनके बीच स्वपरागण होने दिया कि ये अपने से अब फल आए, अपने से फूल लगे, फल आए, बीज प्राप्त हो। फिर हम देखते हैं फिर उनको बोके कि कैसा पौधा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई उनका F1 पीढ़ी का। अब इसके बाद क्या हुआ, पहले इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है। आगे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब पहले पीढ़ी में जो हुआ वो अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं दिया। अब मेंडल क्या करेंगे, या मेंडल ने क्या किया, अब मेंडल ने F1 पीढ़ी से जो प्राप्त संतान थी उन्हीं के बीच क्रॉस करा दिया। ठीक है, F1 पीढ़ी से प्राप्त यही संतानें हैं, सभी एक ही तरह की संतानें हैं, तो इनके बीच उसने क्रॉस करा, यानी इनको जनक बना के इनके बीच क्रॉस करा दिया और F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी अब मेंडल क्या करेंगे, जो F1, अब ये क्या है, F1 पीढ़ी के पादप है, F1 पीढ़ी के पादप। ठीक है ना, पहली पीढ़ी में जो पादप प्राप्त थे, जो पौधे प्राप्त हुए थे, उनके बीच उन्होंने क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको मान लेते हैं ये नर है और इसको मान लेते हैं ये मादा। ठीक है, नर के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है और मादा के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। ठीक है, क्या वो मादा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पे युग्मक बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे इधर आएगा कैपिटल टी, इधर आएगा स्मॉल टी, यहाँ से भी सेम आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, आगे देखिए फिर क्रॉस होगा, मतलब अब ये युग्मक बन गए तो युग्मक आपस में मिलेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। तो ये देखिए, एक बार ये इससे मिल सकता है, ठीक, और ये एक बार इससे मिल सकता है, यही हो सकता है इसके लिए। इसके लिए भी यही कंडीशन हो सकता है, ये एक बार इसके साथ जा सकता है और एक बार इसके साथ जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब ये इसके साथ गया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अगर ये जब ये देखिए इसके साथ गया तो क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी। अब ये देखिए एक बार इसके साथ गया, पहले तो इसके साथ गया तो कैपिटल टी बना। ठीक है, और एक बार ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं जो शुद्ध लंबे हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जो बौने हैं और कुछ ऐसे हैं जो संकर लंबे हैं। ठीक है ना, अगर हम फिनोटाइप देखें तो कुछ ऐसे हैं जो लंबे हैं, अगर फिनोटाइप देखें तब 3 ऐसे हैं जो लंबे हैं, एक ऐसा है जो बौना है। लेकिन अगर जीनोटाइप देखें तो ये देखिए, ये एक ऐसा है जो शुद्ध लंबा है, एक ऐसा है जो शुद्ध बौना है और 2 ऐसे हैं जो संकर लंबे हैं। ठीक है, तो मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। ठीक है ना, किसी भी जीव के F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। जैसा कि आपने देखा, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता था, F1 पीढ़ी के सारे पादप लंबे ही हो रहे थे। ठीक है, जबकि उनका जनक बौना था, फिर भी वे लंबे ही हो रहे थे। लेकिन दूसरी पीढ़ी जब आई, इनको देखो बोला गया F2 पीढ़ी, यानी F1 पीढ़ी के बीच क्रॉस कराने से जो संतान उत्पन्न होती है वो F2 पीढ़ी कहलाती है। तो F1 के बीच में क्रॉस कराया और यहाँ पे F2 पीढ़ी। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये क्रॉस कराया नहीं गया था, यहाँ पर जो हुआ था वो स्वपरागण हुआ था, स्वपरागण। F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी वो पर परागण से,
या उसमें क्रॉस कराया गया था, निषेचन कराया गया था, लेकिन इसमें नहीं, इसमें ऐसे स्वतंत्र रूप से इनको क्या किया गया, ऐसे खेत में बो दिया गया और ये अपने आप जर्मिनेट हुए, जाम गए और इसके बाद क्या हुआ, इसमें फूल आए, फिर ये अपने से स्वनिषेचन हुआ यानी कि स्वपरागण हुआ। इसके बाद इसमें इस तरह के जो बीज निकले, उन बीजों को जब बोया गया तो इस टाइप के पौधे उससे मिले। ठीक है ना। तो अब देखिए इस टाइप के पौधे मिले तो मेंडल ने कहा, मेंडल का यह प्रयोग हमको बहुत कुछ बताता है। मेंडल ने कहा कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते हैं, अप्रभावी लक्षण F2 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है। ठीक है। F1 पीढ़ी में किसी भी जीव का सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा, जबकि F2 पीढ़ी में प्रभावी भी प्रदर्शित होगा, अप्रभावी भी प्रदर्शित होगा समान रूप से। देखिए एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण, यहाँ पर देखिए 3। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखिए F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पूछता है। ठीक है, पूछता है यहाँ पे जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, यानी जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात। तो मैंने बोला था अनुपात निकालना है, जीन प्रारूप निकालना है। तो जीन प्रारूप अनुपात में कैसे निकालेंगे हम, जीन प्रारूप अनुपात का हम लिख लेते हैं। ये देखिए कैसा हो सकता है, या तो शुद्ध लंबा हो सकता है ना, शुद्ध लंबा अनुपाते, या तो क्या हो सकता है, संकर लंबा हो सकता है ना, शुद्ध लंबा हो सकता है या संकर लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। यही 3 चीज हो सकता है। मैं कल अगले पीछे वाले वीडियो में बताया था, यही 3 हो सकता है, या तो पौधा शुद्ध लंबा होगा, या तो संकर लंबा होगा, या तो बौना। तो यहाँ देख लेते हैं जीन प्रारूप अनुपात निकालना है तो जीन देखेंगे, शुद्ध लंबे कितने हैं 1, तो शुद्ध लंबे की जगह 1, संकर लंबे कितने हैं 2, तो इसकी जगह 2, और बौना कितना है, तो यही है आपका जीनोटाइप रेशियो। अब यहां से यानी इनको बोलेंगे जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात भी निकाल लेंगे। तो लक्षण प्रारूप अनुपात बराबर, तो लक्षण प्रारूप में या तो लंबा या तो बौना, लक्षण एक ही देखे हम, तो या तो लिखेंगे लंबा अनुपाते बौना। ठीक है ना। तो लंबा कितना है 1 2 3 लंबे और 1 बौना, तो ये हमारा क्या हो गया फिनोटाइप रेशियो। यानी हमको इसमें याद रखना है कि मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या था, तो जीनोटाइप रेशियो था 1 संबंधे 2 संबंधे 1, और फिनोटाइप रेशियो था 3 संबंधे 1। यानी अगर जीन प्रारूप पौधे देखें तो जीन प्रारूप पौधे जो थे, एक था शुद्ध लंबा और 2 थे संकर लंबे और 1 था बौना। अगर हम लक्षण प्रारूप देखें तो 3 लंबे थे और 1 बौना था। यानी दूसरी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में या दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण भी प्रदर्शित होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अब नेक्स्ट वाले में आप लोग को बताएंगे मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। ठीक है, नोट कर लीजिए।